अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ किट्स ब्रा एंड ऑपरेटर। जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स ऑपरेटर। तो मैट्रिक्स ऑपरेटर से पहले हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। किट की फॉर्म में क्या होगी, ब्रा की फॉर्म में क्या होगी। जो प्रीवियस हमारा कोर्स था तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस को वहाँ पर हमने ऐसे डिफाइन किया था, a Hilbert space is inner product space that is complete with respect to the norm defined by the inner product. Or Hilbert space serve to clarify and generalize the concept of Fourier expansions and certain linear transformations such as the Fourier transform. और हिल्बर्ट स्पेस को हमने ऐसे भी कहा था, हिल्बर्ट स्पेस H is real or complex inner product space that is also complete matrix space with respect to the distance functions introduced by the inner product. लेकिन यहाँ पर हम पहले बात करते हैं किट की एंड ब्रा की। हम यहाँ पर कंडीशंस लेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल मीन टू वेक्टर्स in an inner product space are orthonormal if they are orthogonal unit vector, and orthonormal bases mean in mathematics or any linear algebra an orthonormal basis for an inner product space V with finite dimensions is a basis for V whose vector are orthonormal. तो यहाँ पर हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को लेंगे। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेट वेक्टर जो कि हमारे पास किट्स की फॉर्म में होंगे और ब्रा की फॉर्म में होंगे। सबसे पहले हम किट्स की फॉर्म में बात करते हैं। हमारे पास n नंबर ऑफ किट्स हैं जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं साथ मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगी कि इसकी बेसिस होंगी। नोट दैट द बेसिस फाई एन इज़ डिस्क्रीट, और यही वाली जो बेसिस आप लोगों के पास आएंगी तो ये बेसिस डिस्क्रीट बेसिस होंगी। अगर ये डिस्क्रीट बेसिस हैं तो इसमें फिर दूसरी कंडीशन ये है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर हैं तो फिर n क्या होगा, अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। और अगर ये साथ ये भी कहा है कि ये क्या है, डिस्क्रीट हैं। n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो इसमें इंडेक्स जो होगा n यूनिट वेक्टर तो वो हमारे पास डिस्क्रीट आएगा। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि या तो डिस्क्रीट आप लोग कह सकते हैं या इसके साथ आप लोग डिस्क्रीट है तो फिर वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। और यही जो सीक्वेंस होगी कि जो हमने ये कहा था कि बेसिस ली थी इनफाइनाइट, तो इसमें फाई n फाई 2 फाई 3 इसको हम ये कहेंगे कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट हैं अगर हमें इसकी फाइनल का पता नहीं है। इन दिस सेक्शंस द नोटेशंस फाई n जो बेसिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो ये एब्रीविएटेड है एन इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट ऑफ वेक्टर। और ये सारे जो वेक्टर होंगे चाहे किट्स हो या ब्रा हो, क्योंकि ये स्टेट वेक्टर हैं और स्टेट वेक्टर बिलोंग करते हैं हिल्बर्ट स्पेस को, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर ये हिल्बर्ट स्पेस को ये बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगी, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस होगी। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस में हम ऐसे लिखेंगे किट्स की फॉर्म में और ब्रा की फॉर्म में फाई n और फाई m आएगा, ये इक्वल होगा किसके, डेल n m के इक्वल होगा। ये डेल n m के इक्वल होगा तो इससे आप लोग क्या बोलेंगे, क्रोनकर डेल्टा, क्रोनिकर डेल्टा। तो इसमें कंडीशंस हमारे पास होगी कि जब हमारे पास n और m आपस में इक्वल होगा, ये n और m जब इक्वल होगा ये 1 के इक्वल। और अगर ये n और m जो बेसिस होंगी ये आपस में इक्वल नहीं होंगी
तो ये 0 के इक्वल होगा। क्रॉनिकल डेल्टा जो होगा ये 0 के इक्वल होगा। क्रॉनिकल डेल्टा हम किस वक्त लेंगे, जब हमारे पास दो प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो दोनों प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। द कंप्लीटनेस और क्लोजर रिलेशंस, तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि फाई एन ये हमारे पास किस में आ रहा है, ये किट की, और ये वाला फाई एन जो है ये ब्रा की फॉर्म में आ रहा है, ये किसके इक्वल है, आई यूनिट वेक्टर के इक्वल है। और आई यूनिट ऑपरेटर, तो आई यूनिट ऑपरेटर ये है कि जब हम यूनिट ऑपरेटर को अप्लाई करें किसी किट के ऊपर या किसी ब्रा के ऊपर, तो वही किट और वही जो ब्रा है वो अनचेंज्ड ही रहेगी, क्योंकि हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेटर, यूनिट ऑपरेटर, और यूनिट ऑपरेटर को किट और ब्रा के ऊपर अप्लाई करने की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। नाउ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ किट्स एंड ब्रा, कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास स्टेट वेक्टर है साई इन द फॉर्म ऑफ किट वेक्टर, तो इसकी जो बेसिस होंगी तो उस बेसिस को हम फाई एन की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये जो फाई एन होगा या जस्ट फाई लिखें तो ये क्या होगा, इज द बेस ऑफ किट। साई को हम ऐसे लिखते हैं कि इसके ऊपर आई यूनिट वेक्टर के ऊपर यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है, आई यूनिट वेक्टर इज, और आई यूनिट वेक्टर आई यूनिट ऑपरेटर जो है तो इसकी हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर ये फाई एन और इसके साथ साई जो होगा तो इसको हम क्या इसके इक्वल कोफिशिएंट के इक्वल लेते हैं और उस कोफिशिएंट को ए एन, तो ये वाले जो हमारे पास टर्म है ए फाई एन, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट के ये वाली जो टर्म होगी तो इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, कोफिशिएंट आ रहा है। और यही जो कोफिशिएंट होगा तो ये कौन सा होगा, रिकॉल दैट द कोफिशिएंट ए एन आर कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से एमसीक्यूज का जो अभी तक 3-4 मिनट में हमने डिस्कस किया है, तो हमारे में बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं कि जो कोफिशिएंट होगा कौन सा होगा, रियल होगा, कम्प्लेक्स होगा, इमेजनरी होगा। सो इन द फॉर्म ऑफ बेसिस, बेसिस कौन सी, जो हमारे पास फाई एन की फॉर्म में आ रही हैं, तो उसमें जो किट होगा तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सेट ऑफ कंपोनेंट से। जो सेट ऑफ कंपोनेंट होंगे तो उसमें A1 A2 A3 और साथ फाई 1 फाई 2 ये वैल्यू आ रही है। A1 हमारे पास कोफिशिएंट होगा किसका, फाई 1 का, A2 कोफिशिएंट फाई 2, A3 कोफिशिएंट ऑफ फाई 3 रिस्पेक्टिवली। जो साई होगा तो साई यहाँ पर जो किट है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम वेक्टर। हम ये बात याद रखनी है कि किट्स हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम वेक्टर को, जो कि हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर। तो अब हमने एक वेक्टर लिया है किट, तो किट क्या है, इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं ब्रा, तो अगर किट कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ब्रा जो होगा तो उसको हम यूज़ करेंगे किसके लिए, रो मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर रो मैट्रिक्स या रो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है ब्रा, तो ब्रा में हमारे पास बेसिस की फॉर्म में लिखेंगे। जब हम यहाँ पर ये लिखे हुए साई और फाई 1 जब हम चेंज करेंगे इसको तो इसके ऊपर यहाँ पर इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा। इसका जो कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा तो इसके साथ हम यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू लिखेंगे, A1 स्टेरिक ये फाई 1 और साथ स्टेरिक जो होगा तो फाई 1 और साई इसके कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी। यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन वी सी द ब्रैकेट, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट इज कम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ द रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक रो को और एक कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है,
तो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को मल्टीप्लाई किए हुए, लेकिन इन द बेस क्वांटम मैकेनिक्स वी से दैट हियर वी मल्टीप्लाई अ किट एंड ब्रा। तो किट और ब्रा को मल्टीप्लाई करने का मतलब कि मैट्रिक्स ऑपरेटर में हमने कॉलम और रो को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब ये क्या है, A1 ये हमारे पास AN है और ये BN, लेकिन AN जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में आ रहा है, साथ स्टेरिक आ रहा है, तो ये हमारे पास AN स्टेरिक BN जो बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये रिजल्ट होगा हमारा जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। BN within the representation the matrix represented psi and psi are Hermitians adjoint of each other। तो यहाँ पर किट जो होगा, तो किट इज़ नॉर्मलाइज्ड किस वक्त नॉर्मलाइज्ड होगी कि इसका स्क्वायर जो होगा या AN स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है, अगर नॉर्मलाइज नहीं होगी तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 1 नहीं होगी। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग टू किट्स, एक हमारे पास दो किट्स हैं, इनको हमने इसका स्टेरिक लेना है। जब इसका स्टेरिक लेंगे तो स्टेरिक में हम जस्ट ये करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 5 आयोटा आ रहा है तो वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस है तो वो 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका जब हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया तो ये देखें -5 आयोटा 2, और ये इसी तरीके से। और हमने इसी का साय लेना है, तो इसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साय है तो इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें ये किट है, तो इसको जब हम ब्रा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इस कॉलम जो होगा ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फाई के लिए दूसरा इंस्क्यूज यहाँ से देख लें कि इज साय जो होगा किट नॉर्मलाइज्ड, इफ़ नॉट नॉर्मलाइज इट। तो यहाँ से हमने ये देखना है कि ये नॉर्मलाइज्ड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हमें एक कंडीशंस पता चली कि साय स्टेरिक जो होगा वो यहाँ पर किट जो है, किट के ऊपर जो स्टेरिक आ रहा है वो ब्रा के इक्वल नहीं है। और नॉर्म कैसे फाइंड करना है, नॉर्म के लिए हम नॉर्मलाइजेशंस के लिए इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे, साय और इसी का हम क्या लेंगे, किट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा नॉर्म। जो नॉर्म यहाँ पर रियल और पॉजिटिव आएगा। नाउ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑपरेटर। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर लेते हैं, ए ऑपरेटर लिया हुआ है, और इस ऑपरेटर के ऊपर हम आई यूनिट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, दोनों साइड आई यूनिट ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये आई यूनिट ऑपरेटर और ये भी आई यूनिट ऑपरेटर है। तो साथ हम यहाँ पर ये करते हैं कि ये जो फाई एन है यहाँ पर किट की फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पर ये जो फाई एम है ये ब्रा की फॉर्म में आ रहा है। इन दोनों को एज इट इज़ हमने लिख लिया, लेकिन ये जो फाई एन है और ये जो फाई एम है इसको हमने ये लिख लिया है ए एन एम के इक्वल, और साथ ए ऑपरेटर जो मिडल में आ रहा है। तो इससे हम ये कहेंगे कि एन एम जो है तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ ऑपरेटर ए। तो अगर हमें ऑपरेटर ए को रिप्रेजेंट करना हो किस में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए जो होगा तो विदाउट अ हेट डेजिग्नेट अ मैट्रिक्स। तो इसके ऊपर अगर ये कैप ना हो, हेट ना हो, तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके ऊपर हम ऐसे कैप डाल दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होंगे कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हों नंबर ऑफ कॉलम्स के, विच हैज़ अ काउंटेबल फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम एंड काउंट फाइनाइट नंबर ऑफ रोज। अब यहाँ पर हम आई यूनिट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो आई यूनिट ऑपरेटर क्या होगा, मल्टीप्लाइड विद अनदर मैट्रिक्स इट लीव
कि इसे हम किसी भी दूसरे ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सिस्टम जो है ये चेंज ना हो। तो यहाँ से हमने एक ही चीज़ कंक्लूड की कि किट जो होगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम वेक्टर को, और ब्रा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो वेक्टर को। नाउ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सम अदर वेक्टर। Matrix representations of the Hermitian adjoint operations of an operator. First recall that the transpose of matrix A. हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, लेट्स सपोज अगर ए मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, प्लेसेस चेंज करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद ट्रांसपोज लेने के बाद अगर ए ट्रांसपोज वही ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हर्मिटियन एडजॉइंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर देखें A11 तो ये हमारे पास किसके ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के अगर इक्वल है तो ये किसके, ये हमारे पास हर्मिटियन एडजॉइंट ऑपरेटर है। सिमिलरली द ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स के अगर हम इस ए ट्रांसपोज यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या आएगा, रो, और रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशंस आ जाए कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिटियन बोलेंगे, और अगर ऐसी कंडीशंस आ जाए कि जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के साथ माइनस का साइन आए और बाकी वही एलिमेंट्स हैं तो ऐसा जो मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो complex conjugate of matrix is obtained by simply taking the complex conjugate of, तो कैसे हम यहाँ पर लेंगे, तो ए स्टेरिक जो है तो इसके साथ जो मैट्रिक्स एलिमेंट आ रहे हैं तो उसका हम कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट द ऑपरेटर ए डैगर जो है यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है ए डैगर। A dagger is obtained by taking the complex conjugate of matrix transpose means कि अगर आप लोग ऐसा करें कि आपके पास ये था मैट्रिक्स A, उसका आप लोगों ने ट्रांसपोज लिया है और उसी ट्रांसपोज का कम्प्लेक्स कंजुगेट तो ये आप लोगों के पास इक्वल होगा ए डैगर के। यहाँ पर देख लें कि ये वाला जो सिंबल है तो ए ट्रांसपोज ए ऑपरेटर उसके डैगर ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ये फाई एन के इक्वल होगा। और यहाँ पर ये स्टेरिक कहाँ से आया, ये आप लोग अगर यहाँ से देखें तो स्टेरिक यहाँ से आया है जब हम किट को ब्रा में कन्वर्ट किया है और ब्रा को किट में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर स्टेरिक इंट्रोड्यूस हुआ है। तो A11 और ये इसका डैगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखें A11 A12 A13, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये हमारे पास है A11 A12 A13, लेकिन यहाँ पर यही वाली सिचुएशंस हमारे पास ऐसी आ रही है कि A11 A12 एंड A13 कि रो था तो रो किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। तो रो कॉलम में कन्वर्ट किस वक्त होगा, जब हम इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो ट्रांसपोज भी हमने अप्लाई कर लिया है और साथ इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट भी आ रहा है, तो इट्स मीन्स दैट ए डैगर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ऐसा जो ऑपरेटर होगा तो इस ऑपरेटर को हम बोलेंगे कि ये कौन सा होगा, हर्मिटियंस। तो हर्मिटियंस की दो कंडीशंस हमें पता चली कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और ए ट्रांसपोज का जो कम्प्लेक्स कंजुगेट आया है अगर वो इक्वल टू ए है, एक कंडीशंस। और दूसरी कंडीशंस ये होगी कि ए एन एम स्टेरिक इज इक्वल टू ए एन एम, तो ये वाली जो कंडीशंस यहाँ पर आएगी तो इसको आप लोग बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो होगा तो इस मैट्रिक्स को हर्मिटियंस मैट्रिक्स का नाम दिया जा सकता है। और हर्मिटियंस मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर,
हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होगा ये स्क्वायर क्यों होगा, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है वो 2/3 का है, 2/3 का है, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारे पास 3/2 का बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2/2 का मैट्रिक्स है, 3/3 का, 4/4 का मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो वाला मैट्रिक्स 2/2, 3/3 और 4/4 का मैट्रिक्स ही रहेगा। नाउ द सेकंड थिंग, इनवर्स एंड यूनिटरी ऑपरेटर। तो कोई भी जो मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब इट्स हैज़ अ स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो, कि वो स्क्वायर की फॉर्म में हो और उसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अ मैट्रिक्स दैट हैज़ एन इन्वर्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स हो तो उसको आप लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स पाया जा रहा है तो उसको आप लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। और वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल ना हो तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। द एलिमेंट हमारे पास ये अब इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेटर। तो हम ऐसे लिखेंगे कि को फैक्टर ऑफ ए एन एम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर जो को फैक्टर ऑफ ए एन एम है तो इसे मैंने लिख लिया है बी ट्रांसपोज। तो इसमें क्या किया हमने, जस्ट ऊपर ट्रांसपोज लिया है, नीचे उसके हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, वेयर बी इज़ द को फैक्टर और इसी को आप लोग माइनर का नाम भी देते हैं। और इसमें कंडीशंस है ए एम एन इज इक्वल टू -1m+n, अगर इसकी पावर 2 आए, 4 आए, 6 हो, 8 अप टू सो ऑन, तो इसमें वैल्यू हमारे पास प्लस होगी। अगर पावर हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, अगर ऐसी कोई हमारे पास पावर आए, पावर किस वक्त आएगी, जब हमारे पास मैट्रिक्स 5 किस वक्त आएगी, जब हमारे पास मैट्रिक्स 3/2 का हो या 2/3 का हो, स्क्वायर ना हो। सिंपली कि कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर ना हो, जब मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो उस टाइम हमारी जो वैल्यू आएगी जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास किस वक्त कैसी आएगी, स्क्वायर नहीं होगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, और जब अगर ये स्क्वायर होगा तो साथ कौन सा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि वही मैट्रिक्स ए, अगर उस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें, जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें उसी के साथ उसके इन्वर्स के साथ, तो ये इक्वल होगा किसके, आई यूनिट वेक्टर के या यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और दूसरा, द इन्वर्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड एज फॉलो, इसका इन्वर्स हम कैसे लेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पर है ए बी सी डी अप टू क्यू तक लिए हुए इसका होल इन्वर्स। तो पहले हमारे पास क्यू का इन्वर्स लेंगे, फिर पी का, फिर ऐसे करते करते हम जो लास्ट में आएगा उसका इन्वर्स पहले हम लेंगे, और जो फर्स्ट में था उसका इन्वर्स सबसे लास्ट में लिया जाएगा। और फिर हम यूनिटरी ऑपरेटर जो होगा तो ये रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैट्रिक्स यू को हम कहेंगे अ मैट्रिक्स यू इज सेड टू बी अ यूनिटरी इफ इट्स इनवर्स इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। तो किसके यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा,
कि जब हमारे पास यू लेट्स सपोज यूनिटरी ऑपरेटर है उसका डैगर और साथ वही ऑपरेटर अगर ये हमारे पास आई के इक्वल हैं तो ये यूनिटरी ऑपरेटर होगा। और एक और बात यहाँ से याद रखिएगा कि यूनिटरी ऑपरेटर मीन्स कि यू डैगर। तो अब यहाँ पर हमें एग्जांपल दी हुई है कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम उसका क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फिर हम बी ट्रांसपोज लेंगे, तो बी ट्रांसपोज में हम यहाँ से देखें B11 B12 B13, तो इसको हम एक लेट्स सपोज ऐसे कर लेते हैं कि फर्स्ट को अगर हम B11 फाइंड करना चाहते हैं तो B11 में हम ऐसे फाइंड करेंगे ये हमारे पास 1 और ये क्या आ जाएगा -2 और -2 + 5 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें -2 + 5 आयोटा, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे B12, फिर आप लोग फाइंड करेंगे B21 B31, इस तरीके से सारे एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स जो वैल्यू आएगी B11 की ऐसे लिखना है, ये B11 की B12 B13 B21 22 23 31 32 एंड 33, ये वाली वैल्यू लिखनी है। इन्वर्स डिवाइडेड बाय इट्स जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली क्लियरली, द मैट्रिक्स इज़ नॉट यूनिटरी सिंस इट्स इन्वर्स इज़ नॉट इक्वल टू इट्स हर्मिशंस एडजॉइंट। अगर इसका इन्वर्स जो है इसके हर्मिशंस एडजॉइंट के इक्वल नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं होगा। नाउ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस, अगर आप लोगों के पास किट और ब्रा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ऐसे किया है कि यहाँ पर आप लोगों ने किस में लिया हुआ है, पहले आप लोगों ने उसे बेसिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पर किट को और ब्रा को मल्टीप्लाई किया, तो मीन्स के आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। पहले अगर ब्रा है तो पहले आप लोगों ने यहाँ पर कॉलम लिखना है, अगर किट बाद में है तो यहाँ पर सॉरी पहले अगर किट है तो यहाँ पर आप लोगों ने कॉलम, और अगर ब्रा है तो यहाँ पर आप लोगों ने वेक्टर रो वेक्टर लिखना है। तो इनको आप लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हम देखते हैं ट्रेस ऑफ एन ऑपरेटर। ट्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होगा, तो टी आर जो होगा तो ये ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा ए ऑपरेटर, तो ऑपरेटर ए की ट्रेस हमारे पास क्या होगी। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंडीशंस जो शुरू में हमने कही थी कि ए एन एम वाली, अगर एन और एम आपस में इक्वल हैं ये इक्वल होगा 1 के, अगर इक्वल नहीं है तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं एक्सप्रेशंस, तो ट्रेस ऑफ ए हम कैसे लिखेंगे, A11 A12 सॉरी यहाँ पर इसका डायगोनल जो आएगा A11 22 एंड 33, ये इसका क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए होगा। प्रॉपर्टीज़ विद ट्रेस जो आएंगी तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक तो ये होगी कि ट्रेस ऑफ ए डैगर जो होगा ये उसी तरीके से हमने ट्रेस वही लिखा है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर देखें तो ए डैगर जो है इसकी जगह स्टेरिक यूज़ किया हुआ है। और जैसे इन्वर्स हमने लिया था कि ए बी अप टू क्यू तक लिया था, पहले क्यू का इन्वर्स होगा और लास्ट में ए का इन्वर्स। अब ट्रेस में क्या होगा, ट्रेस में तो पहले हम क्या लेंगे, ट्रेस ऑफ ई जो सबसे लास्ट होगा उससे पहले लिखेंगे, फिर ट्रेस ऑफ डी लिखेंगे, फिर ट्रेस ऑफ सी, फिर ट्रेस ऑफ बी, फिर ट्रेस ऑफ ई अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रूव करना है कि दो आप लोगों को दिए हुए मैट्रिक्स ए और बी, तो उसका ट्रेस ए बी एंड ट्रेस बी ए आपस में इक्वल हैं या नहीं है। उसके बाद ये करना है कि शो दैट द ट्रेस ऑफ कम्यूटेटर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ रहा है कि कम्यूटेटर जो होगा इसका ट्रेस हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर ट्रेस ए बी आप लोगों ने फाइंड किया। उसके बाद
ट्रेस बी ए फाइंड किया, तो आप लोग दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ट्रेस ए बी इज़ इक्वल टू ट्रेस बी ए। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है तो ये भी एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ रही है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, ट्रेस आपस में ए बी और बी ए इक्वल होंगे। सेकंड कंडीशंस के लिए, तो सेकंड कंडीशंस में हम ट्रेस में लेंगे कम्यूटेटर अलजबरा। कम्यूटेटर अलजबरा की डेफिनेशन ये थी कि ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर है, तो ये बन जाएगा ए बी और फिर आएगा बी ए। इसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेस को अप्लाई करना है। तो यही जो कंडीशंस ऊपर थी, ट्रेस ऑफ ए इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, कौन सी, के ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए ये आपस में इक्वल हैं। जो बी ए है तो बी ए की जगह ये वाली वैल्यू लिखी, तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। और थर्ड हमारा ये था कि प्रूफ करना है, इलस्ट्रेट रिजल्ट शो दैट ए बी आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये कौन से मैट्रिक्स होंगे, तो ये भी हमने फाइंड कर ली। बाद में लास्ट में हम ये करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेवरल क्वांटिटी। लेट्स सपोज हमारे पास किट है और फाइव किट की फॉर्म में है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो लेट्स सपोज फाइव इज़ इक्वल टू ए और साथ कैन बी कास्ट इनटू अलजब्रिक फॉर्म। अलजब्रिक फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे, अलजब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए इसके ऊपर हम फाइव के ऊपर आई यूनिट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, आई यूनिट ऑपरेटर। फिर हम यहाँ पर आई यूनिट ऑपरेटर की वैल्यू दोनों साइड, यहाँ पर भी आई यूनिट ऑपरेटर की, ये देखें आई यूनिट ऑपरेटर और ये आई यूनिट ऑपरेटर की वैल्यू अप्लाई कर ली है। और लास्ट में हम ये कहते हैं कि बी एन की जो वैल्यू लिखी थी, बी एन की वैल्यू क्या थी, फाइव एन और फाइव, और ए एन एम की वैल्यू ये हमारे पास, तो ये क्या होगी, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस आएगी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ये तो किसकी थी, अगर हमारे पास किट और ब्रा, अब यहाँ पर के ऑपरेटर जब इनके मिड में हो, तो ऑपरेटर दोनों के सेंटर में आ रहा है, जब ऑपरेटर दोनों के सेंटर में होगा तो ये ऑपरेटर देखें ए ऑपरेटर दोनों के सेंटर में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू। इसी तरीके से हम आई यूनिट ऑपरेटर हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम इसे सबसे पहले अलजब्रिक फॉर्म में लिखेंगे, तो अलजब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए आई यूनिट ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो ये समेशंस एन एम बी एन स्टेरिक ए एन एम, तो दिस इज़ कंप्लीट नंबर। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस गोज फॉलोज एज। अब हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस कैसे लिखेंगे कि फाइव और ये हमारे पास A11 और A11 A12 A13 और साथ ये वाली जो वैल्यू आ रही है, तो ये हमने कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा सेशंस था आज का, इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं, it is now easy to see explicitly why product of the type, अगर ऐसी हो कि किट डिफरेंट किट हैं साई और फाई, डिफरेंट ब्रा हैं साई और फाई ए, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर ए ऑपरेटर को किट के ऊपर, ब्रा के ऊपर या किट के ऊपर हम मल्टीप्लाई करें, तो ये हमेशा क्या होगा, ऐसी स्टेट को हम बोलेंगे कि फॉर्मेडन स्टेट, दे कैन नॉट हैव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। इस फॉर्म, ये जो फॉर्म होगी, तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस नहीं होगी, दे आर नॉन। तो फिर इसमें हम ये बोलेंगे फॉर इंस्टेंस, तो दो किट लेंगे, इसको हम कैसे कहेंगे, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉलम मैट्रिक्स। तो ये जस्ट कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसमें देखें कि दो कॉलम मैट्रिक्स हैं, तो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, क्यों कि फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड, कि कॉलम्स और रोज़ अगर आपस में इक्वल होंगी तो प्रोडक्ट इसका पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ इसका पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर यही वाली जो हमारे पास कंडीशंस आ रही है, इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि इसका प्रोडक्ट ये वाली जो कंडीशंस है प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉर्मेडन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी। द फर्स्ट मैट्रिक्स हैज़ वन सिंगल कॉलम एंड द सेकंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज।
तो यहाँ पर देखें इसमें जस्ट एक ही कॉलम्स है और रोज़ को अगर देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रो आ रहे हैं, तो ये आपस में रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो याद रखने तो ये डिफरेंट पॉइंट हैं, ये बहुत इजी हैं और ये आप लोगों को याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि अगर ए और ए स्टेरिक आपस में इक्वल होंगे तो उसके एलिमेंट ए एन एम और ए एन एन स्टेरिक भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये कौन सी कंडीशंस होगी? ये रियल की कंडीशंस होगी। अगर ए स्टेरिक ए इक्वल है नेगेटिव ऑफ ए स्टेरिक के, तो फिर इसके एलिमेंट जो होंगे ए एन एम वो इक्वल होंगे नेगेटिव ऑफ ए एम एन स्टेरिक के, तो ये वाली जो कंडीशंस होगी ये इमेजिनरी कंडीशंस होगी। सिमेट्रिक किस वक्त होंगे? अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है ये सिमेट्रिक के, और ए एम एन और ए एन एम आपस में इक्वल होंगे, ये भी हमारे पास सिमेट्रिक कंडीशंस है। एंड एंटी सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के, और इसी तरीके से मैट्रिक्स एलिमेंट या ए एम एन इक्वल टू ज़ीरो है। किस वजह से? क्योंकि एम एम आपस में एम एम या ए एन एम ए एन एन, तो ये ज़ीरो के इक्वल, ये एंटी सिमेट्रिक होगा। हरमेशंस में सिंपली ये है कि अगर ए डैगर इक्वल है ए के, और एंटी हरमेशंस किस वक्त होगा कि अगर ए डैगर इक्वल हो माइनस ए के। ऑर्थोगोनल वेक्टर किस वक्त होगा? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स के इक्वल हो, तो ये आप लोगों के पास ऑर्थोगोनल वेक्टर बन जाएगा। यूनिटरी किस वक्त? ए ट्रांसपोज इज ए डैगर इज इक्वल टू ए इनवर्स के, तो ये यूनिटरी ऑपरेटर होगा। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, तो इसमें ए की वैल्यू दी हुई है, साथ एक किट और ब्रा की फॉर्म में दिए हुए, तो हम आप लोगों ने यहाँ पर इस किट को इसके ऊपर, ब्रा के किट को ए के ऊपर और ब्रा को ए के ऊपर अप्लाई करना है। तो कैलकुलेट द क्वांटिटीज़, ये डिफरेंट ए ऑपरेटर, इनका आपस में जस्ट सिंपली प्रोडक्ट लेना है। सेकंड क्या करना है? फाइंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट द ट्रांसपोज, तो इसमें आप लोगों ने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ट्रांसपोज जो कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था। और सी पार्ट में क्या करना है? फाई और साई, इनका आप लोगों ने ये फाई और ये जो साई है तो इनका प्रोडक्ट लेना है, और साई और फाई का प्रोडक्ट। फाई और साई तो क्लियर है, साई और फाई का कैसे लेंगे कि हम इसका स्टेरिक लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, तो फाई जो है किट जो है ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगी और ब्रा जो है किट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया किसको? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ वेक्टर।